Green World Publications. नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी और क्लास 10th का आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक का सलूशन चल रहा है वो कराया जा रहा है। और नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, तबीयत बहुत अच्छी होगी, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आपका जो आज का क्लास है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो आपके प्रोज के जो चैप्टर्स हैं, लगभग 4 से 5 चैप्टर्स हैं जिनमें शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, साथ ही साथ लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आंसर का आता है ना। तो हमने शॉर्ट आंसर देख लिए हुए थे, अब हम जाकर के देखेंगे लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आंसर आपका पूछा गया। आप सभी जानते हैं ये 2024 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पे बच्चों, बाकी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप इसी से रिलेटेड आप क्या करिए, बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो आधी मेहनत आप करिए, आधा मैं आपके साथ कर रही हूँ, है ना। और अब 2025 स्टार्ट हो गया है, 2025 शुरू हो गया है। आज 2 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और तो बस लग जाइए, अच्छे से पढ़िए और अभी मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है बच्चों। स्टोरी बता चुकी हूँ आप सभी को कि क्या स्टोरी है और क्या कहानी रही है, पात्र कौन कौन से हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है, आपको पता कैसे चल रहा है, मतलब इस कहानी में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि लेंचो जो है वो भगवान पे बहुत भरोसा करता था, ये पता कैसे चलता है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमको कुछ करना नहीं है, हमको डायरेक्टली नहीं लिखना है। दरअसल हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा बैक स्टोरी लिखनी है लेंचो की, कि लेंचो के साथ क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी थी और उसके बाद ऐसा क्या हुआ था जिससे पता चलता है कि लेंचो का भगवान में बहुत गहरा भरोसा था या उसकी बहुत गहरी आस्था थी भगवान में। ठीक है, समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या है। कहने का ये मतलब है कि लेंचो एक छोटे से एरिया में रहता था, कुछ खेत था उसके पास में और फसल लगाया हुआ था और वो उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि मेरी फसल अच्छी हो जाए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि ओले पड़ने लगते हैं। जब ओले पड़ने लगते हैं तो बेचारे का फसल पूरा खराब हो जाता है। जब फसल खराब हो जाता है तब उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मैं किससे मदद मांगू। तो वो क्या करता है, वो भगवान के लिए पत्र लिखता है कि मुझे आप इतने इतने रुपए भेज दीजिए ताकि मैं क्या करूं, साल भर अपने परिवार का खर्चा चला सकूं और अपनी फसल दोबारा से बो सकूं। तो इस पत्र से क्या समझ में आता है कि लेंचो भगवान में बहुत भरोसा करता था। कैसे पता चलता है, क्योंकि उसको पता था कि इस पत्र का जवाब मुझे जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, यही आपको मेंशन करना है। ओके, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फॉर्मेट में मतलब जो आंसर लिखा हुआ है, अगर कहीं ऐसा लगता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एंड आप इसे किसी इजी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी मैं बताते चलूंगी। तो चलिए देखिए। क्या है, लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप एंड राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड एंड प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो लेंचो जो था वो बस चाहता था कि हल्की सी बारिश हो सके ताकि उसकी फसल पक सके, है ना। और ऐसा सोचते हुए लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ था और ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। ठीक है, सो रेन केम एज ही प्रेडिक्टेड बट टर्न्ड टू हेल एंड रूइन हिज क्रॉप। तो ऐसा मौसम को देख करके वो अनुमान लगा रहा था कि थोड़ी सी अच्छी सी बारिश हो जाती तो मेरा फसल अच्छा हो जाता। लेकिन बारिश हुई पर बहुत ही जल्दी। वो बारिश नहीं थी, वो क्या था, ओले पड़ रहे थे, है ना। बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और धीरे धीरे देखते ही देखते लेंचो की पूरी फसल पर बर्फ की चादर बिछ गई और क्या हुआ, लेंचो की फसल खराब हो गई। सो इट रूइंड हिज क्रॉप। लेंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो। लेंचो बहुत दुखी हुआ बट ही डिड नॉट लूज होप। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी या वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। और इससे क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, जब तक आप जिंदा हैं जस्ट कीप फाइटिंग, है ना। लड़ते रहिए, कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहिए, कोशिश करते रहिए जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है, एक फाइटर की अच्छी निशानी होती है ये।
So, but he did not lose hope. He had firm belief in God. He firmly believed that the eyes of God see everything, even what in deep one's conscience. कहने का मतलब क्या है कि वो जानता था कि भगवान सब कुछ देख रहा है, उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. राइट. He wrote a letter to God asking him to send 100 pesos so that he could sow his field again. भगवान के लिए वो पत्र लिखता है और उनसे डिमांड करता है 100 पेसेस के लिए, ताकि वो अपने खेत में दोबारा से फसल लगा सके और क्या कर सके, अपने परिवार का खर्चा चला सके. The postmaster read the letter addressed to God's and addressed to God and to maintain the man's faith. God, he raised 70 pesos and sent them to Lencho. और इससे क्या, इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि जब पोस्ट मास्टर को ये लेटर पता चलता है तो वो कोशिश करता है कि इस इंसान की जो भरोसा है इस इंसान का वो भगवान में से ना उठे, तो वो कलेक्ट करता है, लगभग 70 पैसे कलेक्ट करता है और लेंचो को वो क्या करता है, भेजता है. और जब लेंचो को ये क्या कहते हैं कि पत्र मिलता है तो वो भगवान पर शक नहीं करता, वो शक करता है कि जरूर जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ के एम्प्लॉइज ने कोई बेईमानी करी हुई है ना. सो अगला सीन क्या होता है, लेंचो कुड नॉट बिलीव. अच्छा, यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेना, व्हेन लेंचो received the letter he could not believe. कंटिन्यू कर लीजिए, है ना, यहां से ये हटा दीजिए. So when Lencho received the letter, he could not believe that God could make such a mistake and wrote again. दोबारा से क्या लिखता है, asking God to send the rest of the money. और दोबारा से वो पत्र लिखता है भगवान के लिए और उनसे कहता है कि बाकी के पैसे भी भेजिए, है ना, बट नो, नॉट थ्रू मेल. अब आप जो मुझे पैसे भेजेंगे आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि क्या हुआ है, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर क्या है, क्रूक्स हैं. सो एज ही बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान है सभी के सभी. कौन कहता है ये ऐसा लेंचो सोचता है और ऐसा वो पत्र में लिखता भी है. ठीक है, तो दिस वॉज द फर्म बिलीफ ऑफ लेंचो इन गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अब हम. ऐसे आंसर आप फ्रेम करिएगा, आंसर कॉपी में लिखने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो. अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया क्यों लेंचो के पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पत्र लिखा एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, क्या कहते हैं उसको क्या किया था, पैसे भी भेजे थे. ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही वॉज अमेज्ड to see the firm belief of somebody in God, and he did not want to shake his faith in God, and in order to keep the promise he tried to collect some of the money and he was able to collect 70 pesos. So what did he do, he wrote the letter in reply and sent the 70 pesos with the letter, right, to लेंचो. अब ऐसे अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं. समझ गए बच्चों, चलिए देखते हैं. द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड एंड एमिएबल मैन. He got surprised at the faith of Lencho in God. He did not wish to shake it. He opened the letter. He came up with the idea of answering the letter, है ना, but it needed but he needed something more than goodwill. Lencho had requested God to send him money. So the postmaster decided to send this money to him. So he asked for money from his employees, or he himself gave a part of salary. Many friends also gave something for the act of charity. So it was impossible for him to collect all together the 100 pesos. All together, है ना, all together the 100 pesos. So he was able to collect only 70 pesos and it was sent to लेंचो. ये क्या हुआ था, लेंचो को भेजा गया था. मैं आपको बता चुकी हूँ कहानी क्या है, ठीक है. सो ट्राई टू राइट द आंसर.
Whom did Lencho call a bunch of crooks and why? So again I have told you the reason बच्चों. The first answer has clearly mentioned why Lencho was angry on the employees of post office and why did he call them the bunch of crooks, है ना. उसने क्यों कहा कि ये सभी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं सभी बेईमान हैं? Because he asked for 100 paces to God and when he received the letter he saw only there were only 70 paces, right? So he became angry and he asked the God to resend the rest money by mail and not through the post office because he thought all the employees of the post office are bunch of crooks as they may have taken the rest of the money, राइट. तो इस तरीके से आंसर को लिख लेना अपने शब्दों में. मैं लिख दूं जो मैंने बोला है? चलो लिख देती हूं. ऐसे भी बोल सकते हो आप. When Lencho received the letter from, मेंशन कर देना, from post office and he with enthusiasm या excitement, enthusiasm आपके लिए difficult हो जाएगा, and he in excitement opened the letter. He found that there were only 70, ऐसे मत लिखना, 70 पेसेस. नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं फिर से लिखती हूँ. 70 pesos, right? When he saw this, he became very angry and रीराइट, दोबारा से लिखना, रीराइट सेकेंड फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम, तो चलो रीरोट कर दो. रीरोट द लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू. यहां से लिखिए बच्चों. नेक्स्ट इधर मैं लिख रही हूं, थोड़ा सा देखिएगा, फोकस करिएगा. ये एरो इस तरफ आ रहा है. आस्किंग हिम टू सेंड मनी not through mail as he believed that the remaining amount has कहाँ लिखूं? अगर ये लिख लिया है तो मैं इरेज कर रही हूँ, बहुत तो इधर उधर हो जाएगा, बट समझिएगा. चलो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ. हाँ, हैज बीन टेकन बाय द एम्प्लॉयज, राइट. एंड द लास्ट लाइन यू विल मेंशन, यहाँ पे देखिएगा लास्ट लाइन है ये, प्लीज ये थोड़ा सा देखिएगा, ये लास्ट लाइन लिखिएगा. हाँ, एंड ही, अच्छा चलो कंटिन्यू कर दो. एम्प्लॉयज, राइट. एंड ही थॉट
said said मतलब रुक जाओ just 1 second please, and he called them the bunch of crooks, बेईमानों का झुंड, है ना, crooks, bunch of crooks। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आंसर आपने लिखा होगा प्लीज, क्योंकि बीच ये ऊपर की लाइन मैंने मिटाई हुई है, तो इस तरीके से आंसर आप फ्रेम करना बच्चों। चलो अब ये जो आंसर यहाँ लिखा हुआ है वो भी मैं रीड कर रही हूँ। क्या है कि लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा और किसको कहा बंच ऑफ क्रूक्स, राइट। सो लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स बिकॉज he demands 100 pesos in order to sow his field again to survive until the new crop comes. The postmaster could not collect only 70 pesos. Could not collect, I'm sorry. The postmaster could collect only 70 pesos. He sent it to Lencho. Receiving 70 pesos, he thought that God sent him 100 pesos. But it was the post office staff who had taken away the 30 pesos. है ना, तो ये भी आंसर बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिस भी भाषा में, या लिखना तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, बट आप अपने लैंग्वेज में चाहे लिखिए, चाहे अरे अपने तरीके से लिखिए, या फिर आप इस तरीके से, दिस इज द बेस्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड। देख लो क्या हुआ था, लेंचो क्या कर रहा था, लेंचो वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेन, है ना, लिख लो यहां पर, लेंचो स्टैंडिंग proudly in his field and hoping for a good rain, and hoping for a good rain, right? But कंटिन्यू कर लीजिए यहां से जो लिखा हुआ है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. The hail destroyed Lencho's entire crop. Thus, the rain became troublesome. The corn was totally destroyed. Not a leaf remained on the trees, and the flowers had gone from the plants. The hailstones destroyed everything. राइट, हेलस्टोन ने पूरा का पूरा फसल क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो ये रहा आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिए। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को फ्री कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिम एंड अबाउट दिस चैप्टर ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे, उनके बारे में आपको लिखना है, एंड व्हाट डिड ही डू फॉर हिज कंट्री, आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका's फ्रीडम मूवमेंट. His conscience encouraged him to demand a respectful and unique life for all. He was always determined to fulfill his twin obligations. क्या क्या? He performed his obligations for his family as well as his community and his country. Although he was prevented from doing so, yet he did not stop and got discouraged. He became homeless in spite of all these difficulties. He did not change his decision. He did not care the apartheid policy and raised his voice against racial system. He announced that this system had created a lasting wound in his country and his people. He fought against it and at last got success. He became the first black president of South Africa. And kindly don't mention the word black here. Actually we use, but I would not say you to use this particular word, black. Kindly don't use it. Okay? This is the racial word. Please don't use it. Black, white, etc., etc. Don't do this. चलिए,
क्यों कह रही हूँ, देखिए क्योंकि ना ये जो ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे जो कलर्स हैं, स्पेशली ब्लैक और व्हाइट का जो कॉन्ट्राडिक्शन चलता है, ये मोस्टली यूरोपियन वर्ड है एंड सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी टाइप की चीजें ये दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो नेल्सन मंडेला वाज अ सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड आफ्टर व्हेन साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस, सो ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो व्हाई आर यू यूजिंग दिस वर्ड, दिस पर्टिकुलर वर्ड ब्लैक? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वाई? डोंट यूज दिस, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि ब्लैक वर्ड आपको यूज नहीं करना है। लास्ट टाइम में आपको सिंपल सा लिखना है कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सिंपल सा, समझ गए बच्चों। चलिए तो मैं समझा देती हूँ कि ये क्या है। नेल्सन मंडेला कौन थे बच्चों? आप जानते हैं जिस तरह से इंडिया ब्रिटेन का एक कॉलोनियल कंट्री रहा है, जिसको हम कॉमन से लैंग्वेज में गुलाम बोलते हैं, एक्चुअली वी वर राइट। तो इसी तरीके से ब्रिटेन जो है बाकी अदर कंट्रीज पर भी इसने क्या करा था, बाकी अदर कंट्रीज को भी कॉलोनी बनाया हुआ था, ठीक है, जिसमें से साउथ अफ्रीका भी आता है। तो साउथ अफ्रीका ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी हुई है अपने आप को फ्रीडम दिलाने के लिए एंड उनके सिटीजन्स को भी फ्रीडम दिलाने के लिए। तो उसमें एक बहुत ही पॉपुलर लीडर आते हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला नाम है बच्चों। एंड वो जो है वो गांधीयन फिलॉसफी में, गांधी के जी के थॉट्स में, इन सब में बिलीव करते हैं एंड उन्होंने भी नॉन वायलेंस तरीके से एक लॉन्ग जर्नी तय की हुई है फ्रीडम को अचीव करने के लिए। किससे? फ्रॉम द थिंकिंग ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, फ्रॉम द थिंकिंग ऑफ कह लो कि जो जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत कर रहा है किसी दूसरी चीज़ों को लेकर के, तो इन सभी चीज़ों से वो एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश जो है वो साउथ अफ्रीका को लीव कर जाते हैं। एंड इन 1994 में आई गेस, हाँ अगर ईयर आप चेक कर लेना, आई गेस 1994 है, वो प्रेसिडेंट बनते हैं, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। सो नेल्सन मंडेला के बारे में आप लिख सकते हैं, राइट। एक सेकेंड। तो नेल्सन मंडेला वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। एक फैमिली में पैदा होते हैं एंड उनका ओपिनियन रहता है कि मेरी कंट्री, मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी, हर कोई क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, ओके बच्चों। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, अगर मैं समझा पाई हूँ। चलो वर्ड बाय वर्ड एक बार समझा देती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वर्ड बाय वर्ड समझा देना चाहिए। आइए। तो नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें नेल्सन मंडेला एक असल हीरो रहे हैं, असल नायक रहे हैं। हिज कंसाइंस एनकरेज्ड हिम टू डिमांड अ रिस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल। उनकी अंतरात्मा ने उनसे सभी के लिए और उनके खुद के लिए आजाद सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मांगने के लिए, मतलब उनकी डिमांड थी कि हमें ऐसा ही जीवन चाहिए, आजाद और सम्मानजनक। ही वॉज ऑलवेज डिटरमिन्ड टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन। उनके दो अनिवार्य कह सकते हैं कि कर्तव्य थे कि उन्हें क्या करना है, उनको अपनी फैमिली के साथ साथ अपने देश को भी सर्व करना है, अपने लोगों को भी सर्व करना है। ऑल्दो ही वॉज प्रिवेंटेड, उन्हें बहुत रोका गया था ऐसा करने के लिए, है ना, बहुत सारी परेशानियां भी उठानी पड़ी थी उनको, बट उन्होंने सोच रखा था कि मैं अपनी कंट्री को आज़ादी दिला करके भी रहूंगा, और इसके लिए वो 30 सालों तक लगभग जेल में भी रहे थे। एंड लास्टली वो क्या बनते हैं, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है बच्चों, चलिए। So what were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom from his people? तो for his people, I'm sorry, for his people, अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी। जितना ब्रिटिश परेशान कर सकते हैं वो सब कुछ वो करते हैं। तो in his attempt to get freedom from his for his countrymen फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थीड। अब ये अपार्थीड वर्ड क्या है, अपार्थीड वाला समझ लो क्या होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिफरेंस करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। अपार्थीड एक सोच है, इट डिफरेंशिएट्स और डिस्क्रिमिनेट लिख दो, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है।
तो ये है श्वेतवाद जिसको कहा जाता है। अब ये श्वेतवाद फैलाएगा कौन बच्चों? श्वेतवाद का मतलब है कि अंग्रेज ही यानी गोरे लोग ही सुपीरियर हैं, बाकी जो ब्राउन और ब्लैक कलर वाले हैं वो इंफीरियर हैं। तो थे कौन? ब्रिटेन के लोग थे। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में ये लड़ाई कर रहे थे। नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो मेनी हार्डशिप्स एंड सफर्ड अ लॉट. He had to sacrifice the comfort for his home and loving family. He was declared an outlaw. Outlaw का मतलब क्या होता है कि कोई गैर कानूनी आदमी है जो देश में रहना डिजर्व नहीं करता है। For demanding equality for all. क्या मांग रहे थे वो? सबके लिए समानता मांग रहे थे। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता होता है। फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स, अपने साथी अफ्रीकन के लिए। ही वॉज पनिश्ड, उनको बहुत दंडित किया गया, आइसोलेट किया गया एंड पुट इनटू जेल, जेल में भी डाला गया। ही अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस वॉज ऑप्रेस्ड, बहुत टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया है, बहुत कुछ सहा है उन्होंने। ही सफर्ड हंगर, ऑपरेशन, इनजस्टिस, बट kept the flame independence burning his heart. लेकिन उनको तो चाहिए थी आज़ादी, जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक भी दी हुई है। बहुत सारे लोग हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, सबने मेहनत किया हुआ है अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। So his courage, persistence, struggle and unparalleled sacrifice fructifies South Africa's freedom from the rule of apartheid on 10th में 1994 को साउथ अफ्रीका को क्या मिलता है? आज़ादी मिल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। Who was Nelson Mandela and what ideals did he set out for the future of South Africa in his inauguration? तो आप लिख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला was the freedom fighter, philanthropist, एजुकेशनिस्ट, ये सारी चीजें थी। नेल्सन मंडेला का कुछ कुछ डेजिग्नेशन आप लिख सकते हो। चलो हाँ, यहीं पे लिख दो। Nelson Mandela was the hero of South Africa's freedom movement and not only this, he was, लिख लो, he was a फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ये फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? मानवतावादी, जो मानवता में बिलीव रखते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए। He set out the ideals for future of South Africa. He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of republic एंड इट्स पीपल। और कुछ लिखना है तो लिखो, मैं बता रही हूँ। देखो इतना कर लो, एक लाइन अगर आप ऐड करना, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म का आंसर है तो इतने से काम चलेगा नहीं। सो ऑल्सो मेंशन दिस लाइन। ओके, चलिए अब आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे लिखिए कि इसके आगे से कंटिन्यू करिएगा। ही wanted to remove all kind of discrimination from his country. He wanted Africa to become a country that all are proud of, है ना? He wanted to avail his countrymen
कंट्रीमैन, देशवासी, कंट्रीमैन टू he wanted to avail his countrymen the right to education and other इधर पे देख लेना, अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिखिएगा, थोड़ा सा वो शॉर्ट आंसर है इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर करके लिखना है। सो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ना। चलिए देखते हैं अभी, अरे यार क्या हो रहा है, ओके चलिए देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की रहती है, उसके पास उसकी एक डायरी रहती है और उस डायरी को वो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है, राइट। चलिए ठीक है बच्चों, सो गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ। एनी फ्रैंक के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। सो एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4। 4 साल से पहले तक क्या होती थी, कहाँ रहती थी वो, फ्रैंकफर्ट में रहती थी। 12 जून को उसका जन्म हुआ है, ईयर क्या है 1929 में। हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उनके पिता कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं इन 1933। बच्चों 4 साल की जब एनी फ्रैंक रहती हैं तो वो हॉलैंड चले जाते हैं। हर मदर ऑल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। ठीक है, मम्मी भी जाती हैं। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गट, ओके आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मार्गट वर सेंट टू आशन टू स्टे विद देयर ग्रैंडमदर। तो एक प्लेस है आशन, वो अपने दादी के पास में वहां पे रहती हैं, दादी हो या नानी में भी, है ना। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गट जो है दिसंबर में हॉलैंड जाती हैं। एंड एनी फॉलोड इन फेब्रुअरी, और एनी जो है वो फेब्रुअरी में हॉलैंड जाती है। शी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6 years। फिर वो मॉन्टेसरी स्कूल में जाती है 6 साल तक जब होती है वो, एंड जहाँ पे वो अपना स्कूलिंग स्टार्ट करती है। हर ग्रैंडमदर डाइड इन जनवरी 1942 व्हेन शी वाज 13। और जब 13 साल की होती है एनी तो वो क्या हो जाती है, उसकी दादी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा स्टोरी, अरे क्या कहते हैं कि एक ब्रीफ आइडिया अबाउट एनी फ्रैंक के बारे में। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। Why did एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि वो उसको लगता था कि उसका कोई दोस्त नहीं है। So Annie wanted to maintain a diary because she did not have a real friend. She thought that paper has more patience than people. She had loving parents and a 16-year-old sister, about 30 people whom she could call her friends. However, she did not have that true friend. उसको लगता था दादी, उसके पास फैमिली थी, सब कोई था, लेकिन उसको लगता था कि कोई भी मेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं बन सकता जितना अच्छा डायरी मेरी फ्रेंड बन सकती है। She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never change, so she decided to keep a diary. और उसको लगता था कि कोई भी परमानेंटली मेरा दोस्त तो रह नहीं पाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायरी को ही अपना दोस्त बना लेती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? पहले एसे में एनी क्या लिखती है? तो चलिए देखते हैं पहले एसे में एनी क्या लिखती है। एनी फ्रैंक हैड द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। एनी फ्रैंक की आदत थी क्लास में बात करने की। हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद हर। जो उनके मैथ्स टीचर थे वो काफी गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। सो वन डे मिस्टर कीसिंग गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। वो उसको थोड़ा सा ज्यादा काम दे देते हैं एक दिन। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट एसी हैड
चैटर बॉक्स। तो ऐसे चैटर बॉक्स नाम के एक टॉपिक पर वो उसको क्या करते हैं, ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए दे देते हैं। शी गेव फनी आर्ग्यूमेंट्स इन हर ऐसे, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स लिखती है, डायलॉग्स लाइक वार्तालाप लिखती है। शी रोट दैट टॉकिंग इज अ ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, तो उसमें वो लिखती है कि बात करना तो एक स्टूडेंट का नेचर होता है। मोर ओवर इट इज एन इनहेरिटेड हैबिट एंड शी कैन नॉट गेट ओवर इट, और वो कहती है कि ये तो मेरा नेचर ही है, मैं इसको दूर नहीं कर सकती हूँ। सो मिस्टर की सिंह लाइक्ड द एसे, मिस्टर की सिंह को जो निबंध वो लिखती है अच्छा लग जाता है। बट एनी टॉक्ड अगेन फॉर द क्लास, और वो दोबारा से, उसका जो नेचर है वैसा ही रहता है, वो बात ही करती है। सो ही आस्क्ड her to write another second essay on the topic an incorrigible chatterbox। तो उसके जो टीचर रहते हैं वो लिखते हैं कि कभी ना भूलने वाले जो बहुत बातूनी इंसान होता है, चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है, ऐसा व्यक्ति। तो इस टॉपिक पर लिखने के लिए वो देते हैं निबंध। नाउ बॉइलिंग फॉर 2 lessons she did not get many my punishments but she talked again। और 2 बार ऐसा होता है फिर भी वो, उसकी आदत नहीं जाती, वो फिर भी बात करती है। दिस टाइम मिस्टर की सिंह आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, है ना। एक लाइन उन्होंने बनाया कुछ ऐसे कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर, चलो ऐसे लिख करके दिखाओ। एनी रोट दिस ऐसे इन वर्स फॉर्म। शी रोट अबाउट अ मदर duck and father swan who had 3 ducklings, but father killed the ducklings because they quack much। Mr. Keesing liked the essay and greatly he यहाँ पे कुछ है, देख लीजिए। he like, अच्छा I don't know क्या है, just 1 second, let me relate this। okay, he read it, अच्छा he read about it, okay, चलो ठीक है। तो तीसरी बार जब वो एक पोएम लिखती है, सॉरी नॉट पोएम, वो राइटिंग लिखती है, ऐसे लिखती है, तो उसमें लिखती है कि एक मम्मी रहती है, डक एक मम्मी रहती है और उसके फादर स्वान रहते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं। एंड क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत बात करते हैं, तो जो फादर रहता है वो अपने उनमें से क्या करता है, एक बच्चे को मार देता है, ठीक है ना। और किल द डकलिंग्स, वो अपने बच्चों को क्या कर देता है, मार देता है। अब मिस्टर कीसिंग को ये वाला भी ऐसे अच्छा लग जाता है, अच्छा ऐसे लगता रहता है, बट वो सुधार नहीं पाते हैं एनी को। एनीवे चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, है ना। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के बारे में जवाहरलाल नेहरू की द्वारा लिखी गई ये किताब है, आई मीन चैप्टर है, टॉपिक है बेसिकली, और इसमें इन्होंने इंडिया के बारे में बताया हुआ है। हाउ डू यू नो दैट ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। अब ये गोवन लाइफ कौन है, गोवा में रहने वाले लोग जो हैं उनके जीवन में ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा कैसे पता चलता है। सो यस, bread is an important part of Goan life. It is required for marriage, gifts, parties and feasts. It is also needed by mother for preparing sandwiches during her daughter's engagement. Thus, it is necessary to have breads for every occasion, because of which the presence of a baker's furnace in the village is very important. Bread जो है वो गोवा में रहने वाले, जैसे हम क्या करते हैं, हम रोटी ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे ही गोवा के रहने वाले जो लोग हैं उनके हर चीज में आपको ब्रेड देखने को मिल ही जाएगा। शादी हो रही है, कोई पार्टी चल रही है, किसी को गिफ्ट लाइक हाँ कोई त्योहार चल रहा है या किसी को इवन गिफ्ट करना है, इस टाइप की चीजें हैं, तो वो ब्रेड को इंक्लूड जरूर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रेड इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, गोवंस लाइफ। What did Rajveer see on the way during his car journey to धेकी बारी? अच्छा, ये तो अच्छा चलो, तो राजवीर अपनी जर्नी के दौरान धेकी बारी जा रहे होते हैं, राजवीर एंड प्रांजल, तो उनको रास्ते में क्या दिखाई देता है, ये वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजवीर एंड प्रांजल वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकी बारी है ना, धेकिया बाड़ी। अच्छा,
द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabari tea estate. On both sides, the gravel road were acred of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea plunkers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly स्प्राउटेड टी लीव्स। तो प्रांजल और जो राजवीर है ये लोग क्या करते हैं, कार से ये ट्रैवल करते रहते हैं एंड प्रांजल के फादर टी गार्डनिंग करते रहते हैं और वहां पे वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग नई नई पत्तियों को तोड़ रहे हैं। उनके पीछे एक प्लास्टिक का बकेट जैसा रहता है जिसमें वो पत्तियों को तोड़ तोड़ करके पीछे डालते रहते हैं। दोनों साइड्स पर क्या हुआ है कि सड़कें हैं और इन दोनों सड़क मतलब रास्ते के दोनों तरफ क्या है, चाय के बड़े बड़े बागान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरमन एट बनारस वाला चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में आपके, वो देखते हैं जिसमें गौतम बुद्ध की कहानी है बच्चों, ठीक है। एंड द सरमन एट बनारस चैप्टर क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं, बनारस के सारनाथ में देते हैं। तो वाई वॉज किसा गौतमी सैड, गौतमी जो है वो सैड क्यों थी, एंड व्हाट लेसन डिड शी लर्न इन द एंड, अंत में उनको क्या क्या कहते हैं कि सबक सीखने को मिलता है या कौन सा ज्ञान मिलता है उनको। सो किसा गौतमी, गौतमी जो है ना वो उनकी मौसी रहती हैं बट वो भी बाद में उनकी माता बन जाती हैं एंड गौतम बुद्ध का पालन पोषण करती हैं। तो गौतमी वॉज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन, गौतमी जो है उनके पुत्र के जो अकेला एकमात्र पुत्र रहता है उनके डेथ पर वो क्या हो जाती हैं, उदास रहती हैं। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वो निराश हो जाती हैं एंड सैट डाउन एट द रोड साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो जो किसा गौतमी है वो सड़क के किनारे बैठी रहती हैं, काफी निराश रहती हैं और वो किसी लाइट को बुझते जलते देखती रहती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और अंत में क्या होता है कि रात हो जाती है, बहुत अंधेरा हो जाता है और सभी जगह पर क्या होता है, अंधेरा रहता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन, तो उनको याद आता है कि जो मनुष्य हैं उसका भाग्य क्या है, उनको थोड़ा सा उनके दिमाग में आता है। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो वो दिए को देखकर को उनको एक एहसास होता है कि इसी तरीके से मनुष्य का जीवन जो है वो जलता रहता है और अंत में क्या होता है, बुझ जाता है। एंड शी थॉट दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, और उनको ये रियलाइज होता है कि जो मृत्यु है वो तो सभी के लिए ही है, हर किसी को मृत्यु आनी ही आनी है। इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी who has surrendered all the selfishness, अमर वही रह जाते हैं जो क्या होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और जिन्होंने क्या किया होता है, स्वार्थीपन को त्याग दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डिस्क्राइब द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा, है ना। तो ऐसे कौन से 4 दृश्य थे जिनको देखकर सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। बुद्धा वंस वेंट फॉर हंटिंग, तो वो क्या होते हैं, अपने महल से निकल करके शिकार करने के लिए जाते हैं। उनका सारथी रहता है चन्ना नाम का। ऑन द वे ही सॉ अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, अ डेड बॉडी एंड अ बेगिंग सैंट एंड अ बेगिंग मॉन्क। तो वो क्या क्या देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं और एक साधु को देखते हैं। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो, बहुत दुखी होते हैं ये सारी चीजें देख करके वो। ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। और जब वो ऐसा देखते हैं तो उनको समझ आता है कि बस एक ही व्यक्ति उनको खुश दिखाई दिया और वो कौन था, सन्यासी था। एंड ही बिकेम वेरी रेस्टलेस एंड वो अपना घर छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं एंड लास्टली उनको एनलाइटनमेंट मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है और उसी के बाद उनका क्या नाम होता है, उनका क्या पड़ता है, बुद्धा नाम पड़ता है। कंसर्निंग द सॉरोज एंड ही हैड विटनेस्ड, ठीक है। तो ये दृश्य देख करके वो क्या होते हैं, चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किसा
गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। सो किसा गौतमी को कैसे वो ये समझा पाते हैं कि हाँ मृत्यु तो अनिवार्य है, ये तो आना ही आना है। तो वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ही आस्क्ड हर टू टेक द one bowl of mustard seed from the place where nobody has died, राइट। और ऐसा वो करने में असफल हो जाती है एंड देन वो उसको बताते हैं कि ऐसा कोई भी घर दुनिया में, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जहां पर किसी ना किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी, ठीक है। सो द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age there is death. Death of such a nature are living beings and as ripe fruits are early, ये बुद्ध जी के शब्द हैं, आप उसको लिख सकते हैं कि जिस तरह से फल पकता है फिर फल जो है समाप्त हो जाता है, जैसे फूल होता है, फूल जो है वो बड़ा होता है, वृद्धि करता है, देन फूल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किसी और चीज में बदल जाता है। तो इस दुनिया में, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दैट इज वाई डेथ इज इनएविटेबल। जो मृत्यु है वो अनिवार्य है एंड अनअवॉइडेबल, इससे बचा नहीं जा सकता है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक सेकेंड, अच्छा चलिए ठीक। द प्रपोजल से एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए ये भी। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नटालिया एंड लोमोव। अब ये कौन है, लोमोव जो है वो नटालिया से शादी करना चाहते हैं, नटालिया भी किससे शादी करना चाहती हैं, लोमोव से शादी करना चाहती हैं। तो कंट्रोवर्सी क्यों होती है, आर्ग्यूमेंट क्यों होता है दोनों के बीच में, चलिए देखते हैं। सो लोमो इज वेरी नर्वस टू प्रपोज नटालिया। जो लोमो है वो नटालिया को प्रपोज करने से किससे क्या हो रहे हैं, बड़े घबरा रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग ही स्टार्ट्स टॉकिंग दिस वे और दैट वे। तो उसको प्रपोज करने के बजाय वो क्या हो रहे हैं, इधर की उधर बातें कर रहे हैं, बातों को मतलब इधर उधर घुमा रहे हैं। एंड ही सेज दैट नटालिया विल रिमेंबर दैट हिज ऑक्सन मीडोज टच नटालियाज बर्चवुड्स। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे बैलों का ध्यान रखना, बैलों के चरागाहों का ध्यान रखना, ये करना वो करना, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। दिस स्टार्ट्स द आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिम एंड नटालिया। तो नटालिया बेचारी वेट करती रहती कि यार मुझे प्रपोज करो शादी के लिए, सीधा सीधा बोलो कि शादी करना चाहते हो। अब वो बातों को घुमा रहा है तो इसीलिए क्या हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। नटालिया सेज दैट ऑक्सन मीडोज आर देयर्स। जो चरागाह हैं वो उसके हैं, मतलब उनके हैं। लोमो सेज दैट ऑक्सन मीडोज वर वंस अंडर अ डिस्प्यूट। तो वो कहता है कि जो ये ऑक्सन मीडो है, चरागाह है, एरिया बेसिकली, ठीक है ना, तो वो क्या है, ये एक विवादित है और बट दे आर हिज नाउ। पहले विवादित थे, कह रहा है अब मेरे हैं। सो हिज आंट्स ग्रैंडमदर गिव देयर फ्री यूज इन परपेचुटी टू द पीजेंट्स ऑफ नटालियाज फादर्स ग्रैंडफादर। तो कहता है कि जो उसकी दादी हैं उन्होंने क्या किया हुआ था, पहले नटालिया के पिता के दादा को ये किसी चीज के तहत, किसी क्या कहते हैं कि समझौते के तहत दिया हुआ था। तो द पीजेंट्स यूज्ड देम फ्रीली फॉर 40 years। जो किसान हैं उन्होंने इसका 40 साल तक उपयोग किया। बट दे रिगार्डेड ट्रीटिंग देम देयर ओन। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको अपना बना लिया कि ये उन्हीं का है। फिर क्या हुआ, नटालिया ऑब्जेक्ट्स टू इट। अब नटालिया इस पर क्या करती है, विरोध करती है। शी रिप्लाइज दैट दे हैव हैड देम फॉर नियरली 300 years। जो ये खेत है, जो खेत कह लो या चरागाह कह लो, जो चरागाह है ये उनके पास 300 सालों से रह रहा है, मतलब ये उन्हीं का है। दो दे आर वर्थ 300 रूबल्स। तो 300 साल से उनके पास रह रहे हैं तो उनको तुम 300 रूबल्स दोगे। बोथ स्टिक टू देयर आर्ग्यूमेंट्स। और दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स पर पड़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं, है ना। प्रपोजल गया तेल लेने ठीक है। तो इस तरह से चल रहा था। ओके, तो दिस वाज द क्लास। आपका
जो प्रोज वाला पार्ट है उसका भी लॉन्ग आंसर हो चुका है। देयर विल बी अनदर 2 वीडियो या आई गेस लास्ट वीडियो होगा और आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज बी फोकस, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।